नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में कृषि, बागवानी, सहकारिता, रेशम और एरोमेटिक प्लांट सेंटर, गन्ना और चाय उत्पादन बोर्ड की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने और सतत विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों और संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं पर भी विचार किया। तो कृषि योजनाओं पर इस दौरान चर्चा किया गया। सीएम धामी जहां बैठक लेते हुए नजर आए, वो सीएम ने कृषि और बागवानी पर भी बैठक की, क्योंकि लगातार सीएम ये बैठक लेते हुए नजर आ रहा है। उत्तराखंड में किस तरीके से कृषि को आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के भी काम करते हुए नजर आ रहा है और कौन सी ऐसी नई तकनीक यूज किया जाए जिससे कृषि किसानों के लिए आसान रहे। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते, जहां पर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर विराम लग चुका है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के दौरान चर्चाएं थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अटकलों पर विराम लगा है। दिल्ली में निजी कार्यक्रम में सीएम धामी गए हुए थे। मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, सीएम धामी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं गर्म थी, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार पर साफ विराम लग चुका है। सीएम धामी ये कहते हुए नजर आए कि ये जो दौरा था दिल्ली का 2 दिन का, ये केवल एक सार्वजनिक नहीं बल्कि एक निजी कार्यक्रम था जिसके लिए वो गए थे और उसमें कुछ भी मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर विराम लग चुका है। दिल्ली के निजी कार्यक्रम में सीएम धामी गए थे। सीएम धामी का यह कहना है, क्योंकि दिल्ली के 2 दिनों के दौरे पर थे, उसी दौरान अटकलें ये लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही संभव है, लेकिन सीएम धामी ये कहते हुए नजर आए कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच केवल एक निजी कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें वो भाग लेने के लिए गए थे और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं निकलकर सामने आई है। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था, कुछ जगह पर। वही देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल चक्राता दौरे पर गए हैं, जहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम के बाद हानोल मास्टर प्लान के लिए स्थानीय लोगों की राय और सुझाव लिया। दरअसल हानोल महासू देवता मंदिर को सरकार 5वें धाम के रूप में विकसित करने जा रही, जिसे लेकर सरकार ने 120 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान भी तैयार किया है। वही सरकार हानोल के लिए स्थानीय लोगों के सुझाव के लिए समावेश के साथ ही धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देते हुए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने को लेकर के खाका तैयार कर रही। जिलाधिकारी ने तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों के साथ अहम बैठक की और प्रस्ताव मास्टर प्लान को सबके साथ साझा किया और सभी के सुझाव भी लिए। इस दौरान डीएम सविन बंसल महासू महाराज मंदिर परिसर में अराइवल प्लाजा, पुरोहित आवास, मंदिर सौंदर्यीकरण, क्यू मैनेजमेंट, पार्किंग, अप्रोच मार्ग, धर्मशाला, पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स, रेंज सेंटर, आस्था पद निर्माण आदि कार्य को लेकर के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। वही हल्द्वानी में अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान के नेतृत्व में अधिकारियों और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई है, जिनमें 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर विभिन्न जो सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं उसकी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में यह बताया गया कि संपूर्ण नैनीताल जिले के बहुउद्देशीय शिविर, स्वास्थ्य शिविर और अन्य जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे, ताकि राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। नगर निगम मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इसी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सरकार के 3 साल के उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्यक्रम हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है, खुशी के साथ साथ जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर भी हमको काम करना है।
चाहे वो किसी भी रूप में भी अपना काम लेकर के आए, उस दिन शिविर के माध्यम से उसको वो काम देना जाए। मुख्य रूप से उद्देश्य इसका ये है। और सरकार ने जो 3 साल के अंदर जो काम किए हैं उत्तराखंड में, उसको हमको जनता के सामने एक लिस्ट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करना है। मुख्य रूप से जो हमारे 3 साल कार्यक्रम हुए हैं उसमें लोकसभा इलेक्शन भी हुआ है और सरकार के द्वारा जो उपलब्ध किया है, मुख्य रूप से अभी जो यूसीसी लागू हुआ है, पूरे देश में पहला राज्य है उत्तराखंड जिसमें यूसीसी लागू किया गया है। उसका जो शादी के रजिस्ट्रेशन हैं, हमारे डाइवोर्स के जो रजिस्ट्रेशन हैं, वो हमारे उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं और हमारे जनपद में 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है और उसका 1500 के आसपास हमारे द्वारा उसका निस्तारण भी कर दिया गया है, यानी कि हम लोग शादी भी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इसका उद्देश्य भी हमको जनता को बताना है कि यूसीसी लागू तो हुआ है, लेकिन उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, जो सरकारी योजना है उसका पब्लिक के लिए क्या फ़ायदा होगा, तो उसके लिए ये शिविर हम द्वारा लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार जनसेवा के कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, और इन 3 वर्षों में उत्तराखंड की प्रगति के लिए, विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कार्य उन्होंने किए हैं। उसी प्रकार 3 वर्ष पूरे होने पर भी 22 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक जन सेवा नाम जो थीम दिया गया है सरकार द्वारा, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर हों, चिकित्सा शिविर हों, वो इन सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम अल्मोड़ा में, 23 तारीख को देहरादून में बड़ा कार्यक्रम और 23 मार्च को प्रत्येक मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। वही उत्तरकाशी जिले के नवनिर्वाचित बीजेपी जिला अध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने यमुना घाटी का दौरा किया। यमुना घाटी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलन कार्यक्रम में जोश भरते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। वे उन्होंने बड़कोट, नौगांव और डामटा, पुरेला और मोरी का दौरा किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी इस दौरान भेंट करते हुए नजर आ रहे। तो संगठन को मजबूत करने की इसी दौरान बात कही गई है। बड़कोट से ये खबर बता रहा है, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने यमुना घाटी का दौरा किया, जिस दौरान उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और साथ ही साथ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस पर चर्चा किया गया और साथ ही आगे विकास किस तरीके से किया जाए उस पर भी बीजेपी जिला अध्यक्ष ने ये चर्चा करते हुए नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जहां उनका स्वागत किया फूल मालाओं से और जो दौरा करने पहुंचे थे वहां पर उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उत्तराखंड में उसमें एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता वापसी हो सके। वही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते पहाड़ और प्लेन के विवाद पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। अजितेश विहार स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक रावत ने कहा कि उत्तराखंड एक शांत और सुंदर राज्य है जिसमें 13 राज्यों का समावेश है। उन्होंने कहा कि राज्य में आपसी सौहार्द बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री को इस बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। अनुपमा रावत ने विधानसभा में कुछ नेताओं द्वारा गलत बयान पर भी चिंता जताया है और कहा कि लोकतंत्र में जनता ने हमें चुना है, ऐसे बयानों से पूरे देश को गलत संदेश जाता है। हथियारबंद लोग थे, हथियारबंद लोग गाड़ियों में आ रहे, बाहर की HR UP नंबर की गाड़ियां। आपने देखा होगा भोगपुर में अभी कुछ समय पहले एक मास्टर और 2 छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे थे उनको मौत के घाट वो उतर गए, उनके ऊपर पूरा एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गिर गई, बाहर राज्य की थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत गलत है। अवैध खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और स्थानीय व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं उसको तो घर बैठा दिया गया है। जगह जगह खनन चौकियां बना दी गई हैं जो एक लूटपाट का एक तरीके से अड्डा हो चुकी है। और यहाँ का जो झोटा बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति है जो अपने घर में अपने खेत से मिट्टी उठा रहा है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और अगर इस अवैध खनन पे रोक लगाम नहीं लगाई जाएगी
तो मैं कहीं ना कहीं डीएम की इसमें जिम्मेदारी मानती हूँ कि वो आला अधिकारी है, उनका कर्तव्य है कि वो प्रशासन को इतना मुस्तैद रखें, देखें कहीं पर भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। वहीं बागेश्वर जिले में 9 नई शराब दुकानों के उद्घाटन के लिए जारी विज्ञप्ति पर जन विरोध के बाद सरकार ने इसे निरस्त कर दिया। 19 मार्च को जिलाधिकारी बागेश्वर के कार्यालय से यह विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें कि शराब की जो नई दुकानें हैं उसका प्रस्ताव था। सोशल मीडिया पर इसके वायरल होते ही क्षेत्रीय जनता ने तीव्र विरोध किया, जिसके बाद विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया के मौखिक आदेश पर जिला आबकारी अधीक्षक जो अधिकारी है वो हरिश्चंद्र आर्य ने इस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया। आबकारी अधिकारी हरिश्चंद्र आर्य ने यह भी बताया है कि सरकार से दबाव था कि राजस्व लक्ष्य को पूरा किया जाए, जिसके तहत नई शराब दुकानों का प्रस्ताव था, लेकिन जनता के विरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। शराब की दुकानें के लिए जो विज्ञप्ति शुरू की गई है उसमें जन विरोध के बाद विज्ञप्ति अब निरस्त कर दी गई है। हालांकि लगातार शराब की दुकानों पर कार्रवाई करने को लेकर के सीएम धामी एक्शन में नजर आए हैं। अब शराब दुकानों के शुरू करने को लेकर के बिना लाइसेंस के किसी भी शराब की दुकानें शुरू नहीं किया जाएगा, उसको लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। और साथ ही साथ लगातार उत्तराखंड में नशे से दूर रहने के लिए युवाओं के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत ये देखने को मिला जहां पर शराब की दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है, शराब को हटाने की, शराब को बैन करने की मांग चल रही है। हालांकि जन विरोध के बाद जो विज्ञप्ति है वो निरस्त किया गया। देखना होगा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी क्या शराब पर बैन रोक लगती है या नहीं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। इस वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो अप्रैल से शुरू होना है, तो उसमें 54 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया गया है जनपद के लिए, जिसमें नवीनीकरण के माध्यम से 30 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। शेष धनराशि जो है 23 करोड़ रुपए जो है वो प्राप्त किया जाना है। उसके लिए नई दुकानों का सृजन किया जाना आवश्यक था, उसके बगैर वो राजस्व प्राप्त होना मुश्किल था। इस वजह से जो 7 दुकानों का प्रस्ताव हमारे द्वारा दिया गया था तो जो जारी किया गया, लेकिन जनता का विरोध अगर इसमें ज़्यादा हो रहा है तो फिर इस पर जो पुनर्विचार किया जाएगा और इसको निरस्त किया जाएगा। हाँ, ये राजस्व जो भी कार्रवाई हुई है ये राजस्व हित में हुई है, तो विरोध अगर जनता का विरोध ज़्यादा है तो चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक महिला को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। यूसीसी के तहत जहां एक ओर महिलाओं को बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिल गई है, वहीं उन्हें घरेलू हिंसा और आर्थिक विषमता के खिलाफ भी कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो गई है। यूसीसी में महिलाओं को गुजारा भत्ता, भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा के मामलों में स्पष्ट कानूनी अधिकार दिए गए हैं। लिव इन के मामलों में भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह फैसला देश भर में महिला अधिकारों को नई ऊंचाई प्रदान करेगा, जिससे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज में अपना योगदान दे पाएंगी। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर की ओर से विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक झिमार में स्थानीय ग्रामीणों और वन पंचायत सरपंचों के साथ आयोजित की गई, जिसमें गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।
वही बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने गौरैया के महत्व पर जोर देते हुए यह पक्षी मानव जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कहा। वही अधिकारियों का कहना है कि गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर है, खासकर बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय बदलाव के कारण। उन्होंने यह भी बताया कि प्राचीन काल में पहाड़ों पर बने मकान लकड़ी और पत्थरों से होते थे और इन मकानों में गौरैया के घोंसले होते थे। गौरैया दिवस के मौके पर हमारे द्वारा ग्रामीण को यह संदेश दिया गया है कि जो गौरैया है पूर्व से ही हमारे मानव के जीवन में उसका महत्वपूर्ण योगदान है एवं वो विलुप्ति के कगार पर है। उसे बचाने हेतु प्रयास करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया। जमाने में क्या होता था कि पहाड़ों में हमारे जो मकान होते थे वो लकड़ी और पत्थरों से बने होते थे। आज सारे सीमेंट से बन रहे हैं और लकड़ी और पत्थरों के मकान में उनके वो रहने के लिए हम घोंसले बनाते थे, तो उन घोंसलों में उनके रहते थे और अंडे होते थे, बच्चे देते थे। तो आज उनको रहने के लिए और वो घर बसाने के लिए अपना स्थान नहीं मिल पा रहा। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय में हुई फायरिंग मामले में हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुमित कुमार, अवाना और रिजवान शामिल है। इससे पहले इस मामले में 6 आरोपियों को जेल भेज दिया जा चुका है। यह सनसनीखेज घटना गणतंत्र दिवस के दिन हुई थी, जब चैंपियन और उनके समर्थकों पर विधायक के कैंप में कार्यालय में फायरिंग का आरोप लगा था। पुलिस अब अन्य आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है और मामले की पूरी जांच जारी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 अवैध मदरसों को सील कर दिया। ये मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे और उनके पास शिक्षा विभाग से पंजीकरण या फिर संचालन की वैध अनुमति भी नहीं थी। एसडीएम अभय प्रताप सिंह और पुलिस ने काशीपुर में विभिन्न मदरसों पर छापेमारी की, जहां कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला। जांच में कई मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे थे। कुछ मदरसों से पाकिस्तान से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद हुए, जिससे मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इन दस्तावेजों की जांच कर रही है और संचालकों से भी पूछताछ कर रही। वहीं प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि अब बिना वैध दस्तावेज वाले मदरसों को पुनः संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के जरिए महिलाओं और बाल अधिकारों के साथ ही माता पिता के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यूसीसी के तहत मृत व्यक्ति की संपत्ति में पति पत्नी और बच्चों के साथ ही अब माता पिता को भी अधिकार दिए गए हैं। इस दूरदर्शी कदम से माता पिता को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और वो सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और साथ ही इस फैसले से पारिवारिक एकता भी मजबूत होगी। यूसीसी अभिभावकों को संतान की अर्जित संपत्ति से गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करती है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने आज हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें उन्होंने शहर में सत्यापन अभियान, साइबर क्राइम और बेसिक पुलिसिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा की। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि अवैध गतिविधियों को रोकने और अपराधियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान को तेज किया गया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अवश्य कराएं। उन्होंने नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या फोन कॉल से बचने की सलाह दी है।
उपलक्ष्य में जो भी कार्य हुए हैं, जो भी विकास कार्य हुए हैं, जो भी सर्विस कार्य हुए हैं, उसको जनता के सामने ले जाना है। और जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, मुख्य रूप से इसका जो थीम दिया गया है वो जन सेवा थीम दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था आज वीसी में भी कि इसको हमें एक खुशी के रूप में तो मनाना ही है, खुशी के साथ साथ जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उस पर भी हमको काम करना है। चाहे वो किसी भी रूप में भी अपना काम लेकर के आए, उस दिन शिविर के माध्यम से उसको वो काम देना है। मुख्य रूप से उद्देश्य इसका यह है। और सरकार ने जो 3 साल के अंदर जो काम किए हैं उत्तराखंड में, उसको हमको जनता के सामने एक लिस्ट के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करना है। मुख्य रूप से जो हमारे 3 साल कार्यक्रम हुए हैं उसमें लोकसभा इलेक्शन भी हुआ है और सरकार के द्वारा जो उपलब्ध किया है, मुख्य रूप से अभी जो यूसीसी लागू हुआ है, पूरे देश में पहला राज्य है उत्तराखंड जिसमें यूसीसी लागू किया गया है। उसका जो शादी के रजिस्ट्रेशन हैं, हमारे डाइवोर्स के जो रजिस्ट्रेशन हैं, वो हमारे उत्तराखंड में शुरू हो गए हैं और हमारे जनपद में 1800 से ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है और उसका 1500 के आसपास हमारे द्वारा उसका निस्तारण भी कर दिया गया है। यानी कि हम लोग शादी भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इसका उद्देश्य भी हमको जनता को बताना है कि यूसीसी लागू तो हुआ है, लेकिन उससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, जो सरकारी योजना है उसका पब्लिक के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो उसके लिए ये शिविर हम द्वारा लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ जोड़ दिया गया है एक चिकित्सा शिविर भी लगेगा, क्योंकि उत्तराखंड हम तो हल्द्वानी बैठे हैं कि दूर दराज के क्षेत्र में भी लोग बाग रहते हैं जिनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो उस उद्देश्य से चिकित्सा शिविर भी लगाए जा रहे हैं। उस चिकित्सा शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य का लाभ भी लिया जाएगा और स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी प्रमाण पत्र होते हैं जनता के, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों और खनन माफियाओं के बीच विवाद बढ़ने के बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना सामने आई, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने अवैध खनन कर रहे जो लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद खनन माफियाओं से बहस हुई। वही कर्मियों द्वारा चालान काटने के बाद खनन माफियाओं ने माफी मांगी और साथ ही अपनी गलती भी स्वीकार की, लेकिन माफिया समूह के एक युवक ने ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर गंभीर चोटें खाई। वही खनन माफियाओं ने सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। प्रशासन मामले की जांच कर रही। वही सिडकुल थाना क्षेत्र के महादेवपुरम में हुए झगड़े का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अराजकता फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में आरोपियों पर चालानी कार्रवाई भी की। हरिद्वार पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वे देहरादून नगर निगम और धोरन क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण केंद्रों का जहां मैकेनाइट बनाने की योजना की जा रही है और इस परियोजना पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 3 करोड़ रुपए धोरन और 6 करोड़ रुपए कारगी क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे और हर दिन डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले जो करीब 450 टन कूड़ा भी इन केंद्रों से लाए जाएंगे, जिसमें से 300 टन कूड़ा कारगी में और बाकी धोरन में एकत्रित किए जाएंगे। हालांकि इन केंद्रों पर कूड़ा कई बार 2 दिन तक पड़ा रहता है, जिससे आसपास के लोग और राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि इन केंद्रों को मैकेनाइट बनाने का कार्य तेजी से चल रहा और यह सिस्टम अगले 2 महीनों में पूरा तरह से तैयार हो जाएगा, जिससे कूड़ा निस्तारण की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार आएगी। वही हिमालय की 4 धाम यात्रा के लिए आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया। 4 धाम की यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद शुरू होगी, तो वहीं 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। 4 धाम जाने के इच्छुक श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता की है, ताकि श्रद्धालुओं को पंजीकृत जो तिथि है उस पर दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। इसी क्रम में धामों में दर्शन की व्यवस्था भी की जा रही है।
आईपीएल 2025 सीजन में उत्तराखंड के क्रिकेटरों की चमक देखने को मिलेगी, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत के नेतृत्व में उत्तराखंड के युवराज चौधरी और आर्यन जुआल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। पंत, जो आईपीएल के सबसे महंगे कप्तान हैं, इस बार अपने राज्य के क्रिकेटरों को भी लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स से आकाश मधवाल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से स्वप्निल और गुजरात टाइटंस से अनुज रावत भी उत्तराखंड की पहचान को आईपीएल में रोशन करेंगे। इन खिलाड़ियों के आईपीएल में शामिल होने से उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी का माहौल है। वे इन युवा खिलाड़ियों की सफलता की कामना कर रहे हैं। तो चलिए, खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।